चले बेटा, रिमेनिंग जो रिलीफ्स हैं उन पे भी बात करते हैं। रोल ओवर रिलीफ, होल्ड ओवर रिलीफ, गिफ्ट रिलीफ, इनकॉर्पोरेशन रिलीफ। तो अच्छी बात है, 4 ही रिलीफ बाकी है बस। रोल ओवर, होल्ड ओवर, गिफ्ट रिलीफ, इनकॉर्पोरेशन रिलीफ। इन 4 रिलीफ के बाद चैटल का एक छोटा सा टॉपिक है एंड दैट्स इट। सीजीटी इज डन। गुड हो गया। वो समझते थे कि हमारा तो सीजीटी खत्म नहीं होगा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाला और आईएसटी भी शुरू होने वाला। सोचो क्या बात है सर। इसका मतलब ये हुआ आपको जो अचीव करना है स्लो स्लो करते रहे, अचीव हो जाता भाई। अल्लाह ने किया, यहां तक पहुंचे तो इंशाअल्लाह कंप्लीशन तक भी पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। टेंशन नहीं है भाई, रिलैक्स। रोल ओवर रिलीफ, ये बात हो चुकी है हमारी। कौन सी? जब भी टैक्सेशन अथॉरिटीज आपको रिलीफ देंगी तो उसके साथ कोई ना कोई कंडीशन से अटैच करें। ओ भाई, रिलीफ नहीं मिलता जब तक टैक्स वाले ना कोई ना कोई कंडीशन उसके साथ अटैच ना करें। देखते हैं। It is a business relief which is available on disposal of following assets: land and building, plant and machinery and goodwill. बेटा रोल ओवर रिलीफ मिलेगा when you are selling land and building, plant and machinery या फिर goodwill, and reinvest in only land and building within 1 year before and 3 years after the disposal. आप बेटा बेचेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी या गुडविल, पैसा आप री इन्वेस्ट करेंगे 1 ईयर बिफोर एंड 3 इयर्स आफ्टर द डिस्पोजल के अंदर। लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ किसमें करनी है? लैंड एंड बिल्डिंग। देन गेन विल बी डेफर्ड अप टिल लैंड एंड बिल्डिंग डिस्पोजल। आपने लैंड एंड बिल्डिंग को, प्लांट एंड मशीनरी को और गुडविल को बेचा और 1 ईयर बिफोर या 3 इयर्स आफ्टर द डिस्पोजल में व्हाट यू डिड? You made reinvestment in land and building. ऐसी सिचुएशन में आप रोल ओवर रिलीफ ले सकते हैं। लॉजिकली रोल ओवर रिलीफ का मतलब ये होगा आपका गेन डेफर हो जाएगा और सब्सिक्वेंटली जब आप नया लैंड एंड बिल्डिंग जिसमें आपने री इन्वेस्टमेंट की उसको बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली टैक्स देना पड़ेगा। कैसे देखेंगे इंशाल्लाह। रोल ओवर रिलीफ से बेसिकली होता है कि जो नया लैंड एंड बिल्डिंग आपने लिया है उसकी बेस कॉस्ट कम हो जाती है। रोल ओवर रिलीफ, so beta what roll over relief does? It reduces the base cost of land and building in which you have reinvested. Okay, partial proceeds reinvested. अगर बेटा आपने partially reinvest किया है, the in this case the gain lower off will be charged. सर आपका चार्जेबल गेन होगा गेन इट सेल्फ एंड कैश इन हैंड। सर ऐसी बात हम पहले भी कभी पढ़ चुके हैं। अगर आप पार्शियली री इन्वेस्ट करते हैं तो आपका चार्जेबल गेन होता है लोअर ऑफ गेन इट सेल्फ एंड अमाउंट नॉट री इन्वेस्टेड। रोल ओवर रिलीफ कब मिलेगा? जब हम लैंड एंड बिल्डिंग को बेचते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को बेचते हैं, गुडविल को बेचते हैं। लेकिन बेटा आप इन्वेस्ट किस में करते हैं? सिर्फ और सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग में आपने री इन्वेस्ट करना है 1 year before and 3 years after the disposal। आपको जैसे ही रोल ओवर रिलीफ मिलेगा तो जो न्यू लैंड एंड बिल्डिंग आपने खरीदा है उस रोल ओवर रिलीफ को न्यू लैंड एंड बिल्डिंग की एक्चुअली कॉस्ट में से माइनस करते हैं तो क्या होता है? लैंड एंड बिल्डिंग जो नया है उसकी बेस कॉस्ट कम हो जाएगी। और अगर आपने पार्शियली री इन्वेस्टमेंट की है तो चार्जेबल गेन आ जाएगा लोअर ऑफ गेन इट सेल्फ एंड कैश इन हैंड। क्वेश्चन देखिए 102। मिस्टर चे डिस्पोज ऑफ प्लांट फॉर 140। 140 में प्लांट बेचा है जी जनवरी 2015 में। ओके, विच ही ओरिजिनली एक्वायर्ड फॉर 85। रीइन्वेस्टेड द प्रोसीड फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ दिस एसेट इन अ न्यू लैंड, परचेज 170। से नया लैंड ले लिया और फिर 15 मार्च लेटर उस लैंड को 450 में सेल कर दिया। ओके, डीपी डिस्पोजल प्रोसीड, कॉस्ट, गेन, रोल ओवर रिलीफ।
रोल ओवर रिलीफ को हमने क्या किया, जो नया लैंड लिया सो उसकी कॉस्ट में से रोल ओवर रिलीफ माइनस किया तो न्यू लैंड की बेस कॉस्ट आ गई। न्यू लैंड की क्या आ गई, बेस कॉस्ट आ गई, न्यू लैंड की बेस कॉस्ट आ गई। लेटर डिस्पोजल, हमने डिस्पोजल प्रोसीड ली, इसमें से बेस कॉस्ट को माइनस किया, चार्जेबल गेन एनुअल एग्जेम्पशन माइनस करेंगे, ऑफ कोर्स टैक्सेबल गेन आ जाएगा। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, मुझे नहीं लगता इसमें कोई इशू होना चाहिए आपको। रोल ओवर रिलीफ जब लिया जाता है तो जो नया लैंड एंड बिल्डिंग आपने खरीदा है, रोल ओवर रिलीफ को न्यू लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट में से माइनस करते हैं तो बेस कॉस्ट कम हो जाता है, और जब नए लैंड एंड बिल्डिंग को आप बेचेंगे तो डिस्पोजल प्रोसीड में से बेस कॉस्ट माइनस होगी। लेकिन याद रखिएगा रोल ओवर रिलीफ एक ऑप्शनल रिलीफ है, कंपलसरी नहीं है। लिहाजा अगर आपने रोल ओवर रिलीफ क्लेम करना है तो उससे पहले 5 टैक्स प्लानिंग के पॉइंट्स याद रखेंगे जो हमने पढ़े थे। यू नीड टू मेक श्योर कि यार एनुअल एग्जेम्पशन वेस्ट ना हो जाए, सो फ्यूचर के टैक्स रेट्स को ध्यान में रखना होगा, फ्यूचर में अवेलेबिलिटी ऑफ लॉसेस को देखना होगा, तो ये सारी बातें हमें देखनी पड़ेगी। 5 पॉइंट्स पड़ेंगे कि कहीं एनुअल एग्जेम्पशन वेस्ट ना हो जाए, फ्यूचर के टैक्स रेट्स क्या होंगे। थोड़ा सा रिकॉल करें, ऐसी चंद बातें हमने पढ़ी, ठीक हो गई। अब प्लीज सुनिए, व्हाट आई रियली वांट टू से। बेटा हमने पढ़ा था 5 पॉइंट्स क्या थे, एनुअल एग्जेम्पशन चेक कर लें, वेस्ट ना हो। सर फ्यूचर की इनकम को देखना है, दैट विल इफेक्ट द यूटिलाइजेशन ऑफ बैंड्स, फ्यूचर के टैक्स रेट्स को देखेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ लॉसेस देखेंगे फ्यूचर में, और अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस देखेंगे। सही बात है, हमने एसपीडी रिलीफ में पढ़ी, और मैंने आपसे कहा था ये जो रिलीफ हम लेने जा रहे हैं बेसिकली ऑप्शनल है, तो उससे पहले हमें कुछ टैक्स प्लानिंग के 5 पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। यू नीड टू मेक श्योर कि एनुअल एग्जेम्पशन वेस्ट ना हो, फ्यूचर इनकम देखनी पड़ेगी, दैट विल इफेक्ट द यूटिलाइजेशन ऑफ बैंड्स, फ्यूचर के टैक्स रेट्स देखने पड़ेंगे, फ्यूचर में अवेलेबिलिटी ऑफ लॉसेस देखेंगे, और ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस को भी देखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ एक छोटा सा नन्हा सा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेटा याद रखिएगा जितने भी रिलीफ आपको मिलते हैं सारे के सारे रिलीफ बिजनेस एसेट्स पे मिलते हैं। रिपीट, हमें जितने भी रिलीफ मिलते हैं सारे के सारे रिलीफ एक्चुअली किस पे मिलते हैं, बिजनेस एसेट में मिलते हैं। इफ नॉन बिजनेस यूज, अगर आपके एसेट का कोई नॉन बिजनेस यूज है, अगर बेटा आपके एसेट का कोई नॉन बिजनेस यूज है तो ऐसी सिचुएशन में नॉन बिजनेस यूज में रिलीफ नहीं मिलेगा, आपको रिलीफ सिर्फ किस में मिलेगा, बिजनेस यूजेज में। देन गेन ऑफ बिजनेस यूज कैन बी डेफर्ड, सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेस यूज का गेन है उसको हम क्या करेंगे, डेफर करेंगे। रिपीट करो, नॉन बिजनेस यूज अगर आपके एसेट का है तो नॉन बिजनेस यूज से रिलेटेड जो गेन है उस पर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो रिलीफ मिलेगा वो बिजनेस यूज पे मिलेगा। क्या मतलब, देखते हैं क्वेश्चन 103 देखें, इन सवालों का जवाब मिलेगा जो मैं आपको बता रहा था। मिस्टर के हैज डिस्पोज ऑफ लैंड, कॉस्ट है जी 450, डिस्पोजल प्रोसीड 760, ही यूज दिस प्रॉपर्टी 60% इन बिजनेस। सर बेटा अगर 60% आपने बिजनेस में इस्तेमाल किया इसका मतलब 40% नॉन बिजनेस यूज है, और नॉन बिजनेस यूज पे कोई रिलीफ नहीं मिलता। लेटर ही परचेज अ रिप्लेसमेंट एसेट फॉर 650, सीजीडी निकालना।
आइए वो देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट मैसेजेस। एसिड के दो यूजेस हैं, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस। रिलीफ मिलेगा सिर्फ बिजनेस यूज में। हाउ टू डील देखें। सो बिजनेस यूज है 60%, नॉन बिजनेस यूज है 40%। डिस्पोजल प्रोसीड्स, डिस्पोजल प्रोसीड हमने सेल किया जी इसको 760 में, 7,60,000। बेटा 760 का 60% ले लें, 760 का 60%। तो डिस्पोजल प्रोसीड बिजनेस यूज से रिलेट करती है 4,56,000। अब 760 का 40% ले लें, 3,04,000। कॉस्ट से जो लैंड है उसकी कॉस्ट 4.5 लाख है, 4.5 लाख का 60%, 270। सो 450 का 40%, 180। चार्जेबल गेन आ जाए बेटा, 4,56,000 में से माइनस करें 270, चार्जेबल गेन आता है 1,86,000। 304 में से 180 माइनस करें, बेटा आपको जो रोल ओवर रिलीफ मिलेगा सिर्फ बिजनेस यूज में मिलेगा। नॉन बिजनेस यूज पे कोई रिलीफ नहीं मिलता। एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट जो माइनस होगा नॉन बिजनेस यूज में से माइनस होगा। एनुअल एग्जाम्प्ट 12,300। टैक्सेबल गेन 1,24,000 में से 12,300 माइनस करें, 1,11,700 टैक्सेबल। ओके, रिप्लेसमेंट एसेट जो है कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट एसेट, बेटा रिप्लेसमेंट एसेट की कॉस्ट है 650, इसमें से रोल ओवर रिलीफ माइनस है, बेटा हमने रोल ओवर रिलीफ लिया था 186, बेस कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट एसेट आ जाएगा। सो बेस कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट एसेट आ जाएगी 464,000। बेस कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट एसेट आ जाएगी 464। बेस कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट 464। दैट्स ग्रेट। तो इससे एक छोटा सा पॉइंट था जो रिलीफ है बिजनेस एसेट्स में मिलता है। ओके, होल्ड ओवर रिलीफ
एक और रिलीफ की बात करते हैं, दैट इज होल्ड ओवर रिलीफ. व्हाट इज इट? इफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल आर सोल्ड. सर ये वही एसेट है जो हम रोल ओवर रिलीफ में बेच रहे थे. एंड री इन्वेस्टेड इन डेप्रिशिएटिंग एसेट, प्लांट एंड मशीनरी इज परचेज. We are selling land and building, plant and machinery and goodwill, but this time we are reinvesting in plant and machinery. Then gain will be frozen against the cost of the asset, as it will impact on the capital allowance. अगर आपने एक depreciating asset में reinvestment की है, आपने एक plant and machinery में reinvestment की है, तो बेटा हम plant and machinery की base cost नहीं निकालेंगे. बिकॉज अगर मैं होल्ड ओवर रिलीफ कैलकुलेट करता हूं और उस होल्ड ओवर रिलीफ को प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट में से माइनस करके बेस कॉस्ट कम कर दूंगा, तो बेटा इट विल लॉजिकली इफेक्ट द कैपिटल अलाउंस. इट विल लॉजिकली इफेक्ट व्हाट? कैपिटल अलाउंस. उल्टा हमारा कैपिटल अलाउंस कम हो जाएगा. तो सिंस वी आर मेकिंग री इन्वेस्टमेंट इन डेप्रिशिएटिंग एसेट, तो जो भी गेन आएगा उस गेन को हम फ्रीज कर देंगे. उस गेन को डेप्रिशिएटिंग एसेट की कॉस्ट में से माइनस करके बेस कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से कैपिटल अलाउंस पे इंपैक्ट आएगा. इसलिए गेन को फ्रीज करते हैं. देखना है कि अनफ्रीज कब होगा. द गेन फ्रीज विल बी चार्ज ऑन अर्लियर ऑफ. बेटा इन तीनों में से कोई भी इवेंट पहले हो गया तो आपका फ्रोजन गेन अनफ्रीज हो जाएगा. 10 years of purchase of the new asset. न्यू एसेट को खरीदे हुए 10 साल गुजर जाए. न्यू एसेट को खरीदे हुए क्या हो? 10 साल गुजर जाए. न्यू डेप्रिशिएटिंग एसेट, या फिर आपने न्यू डेप्रिशिएटिंग एसेट को बेच दिया, या न्यू एसेट बिजनेस यूज इज सीज्ड. इन तीनों में से कोई भी इवेंट अगर पहले होता है तो आपका फ्रोजन गेन अनफ्रीज हो जाएगा. रिपीट, इन तीनों में से कोई भी इवेंट अगर पहले होगा तो आपका फ्रोजन गेन क्या हो जाएगा? अनफ्रीज हो जाएगा. 10 साल गुजर चुके हो एसेट को खरीदे हुए, या नया डेप्रिशिएटिंग एसेट आप बेच दें, या न्यू एसेट का बिजनेस यूज आप क्या करते हैं? खत्म कर दें. बस याद रखिएगा बेटा, होल्ड ओवर रिलीफ कब मिलेगा? जब हम बेचते लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल को, बट वी आर मेकिंग री इन्वेस्टमेंट ओनली इन डेप्रिशिएटिंग एसेट. मिसेबी डिस्पोज ऑफ प्लांट फॉर 195 2015 में, which he originally acquired for 123. He reinvested the proceed from the disposal of this asset in new depreciating plant for 187. क्या हुआ? इन्होंने सेल किया 195 में. अगर आप देखिए री इन्वेस्टमेंट, इन्होंने सारा पैसा री इन्वेस्ट नहीं किया, पार्सल री इन्वेस्टमेंट है. ओके, he is reinvested only 187. लेटर उसने प्लांट बेच दिया 475 का. सीजीडी चाहिए. ओके, बात करते क्यों व्हाट इज दिस सेलेक्ट. पहले तो बेटा आप इस क्वेश्चन 104 में देखें, सेल प्रोसीड 195 की मिली है, लेकिन सारे का सारा पैसा री इन्वेस्ट नहीं हो रहा. री इन्वेस्ट 187 हो रहा है. तो 104 को सॉल्व करते हैं. Disposal proceeds. $195 cost $123. गेन आ जाएगा बेटा. गेन 195 में से 123 माइनस कर दें, 72,000 का गेन आता है. लेकिन जो आपको रिलीफ मिलेगा सारे का सारा रिलीफ नहीं मिलेगा. सर लॉजिकली पार्सल री इन्वेस्टमेंट हो रही है तो कुछ गेन क्या हो जाएगा? चार्जेबल हो जाएगा. देखिएगा छोटी सी वर्किंग. चार्जेबल गेन इज लोअर ऑफ. चार्जेबल गेन इज लोअर ऑफ 1 and 2.
सो वन है गेन इटसेल्फ, गेन है 72,000. बेटा सेकंड है अमाउंट नॉट इन्वेस्टेड. बेटा सेकंड अमाउंट नॉट इन्वेस्टेड, हाउ मच वी हैव नॉट इन्वेस्टेड. अगर आप देखें हमें मिला 195 है और री इन्वेस्टमेंट 187 है. तो 8,000. तो बेटा लॉजिकली 8,000 क्या हो जाएगा, चार्जेबल गेन हो जाएगा. तो यहां देखें आपको जो होल्ड ओवर रिलीफ मिलेगा, आप 72 में से 8,000 माइनस कर, आपको होल्ड ओवर रिलीफ मिलेगा बेटा 64,000, ताकि चार्जेबल गेन आ सके 8,000. ऑब्वियसली चार्जेबल गेन 8,000 में से एनुअल एग्जाम माइनस करेंगे अमाउंट तो 0 हो जाएगा. लेकिन अब सुनिएगा, ये जो 64,000 का होल्ड ओवर रिलीफ मिला है, इस रिलीफ को डेप्रिशिएटिंग एसेट की कॉस्ट में से माइनस करके बेस कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे. टेक्निकली 64,000 का गेन आपका फ्रीज हो चुका है. कल को अगर आपने नया प्लांट एंड मशीनरी बेचा तो फिर ये अनफ्रीज गेन ऑफ फ्रोजन गेन अनफ्रीज हो जाएगा. तो लेटर ऐसा हो रहा है, लेटर डिस्पोजल ऑफ प्लांट. कौन सा प्लांट है? न्यू प्लांट. बेटा न्यू प्लांट हमने 475 में बेचा. नया प्लांट हमने कितने का बेचा? 475,000 का. जी नया प्लांट कितने में सेल किया? 475 का. नए प्लांट की कॉस्ट 187. बेटा गेन आ गया, we'll have the gain. 475 में से आप 187,000 माइनस कर दें. सर गेन आता है 2,88,000. इसमें ऐड कर देंगे जो पुराना फ्रीज गेन था, वो क्या हो जाएगा? अनफ्रीज. जो पुराना फ्रीज गेन था वो बेसिकली क्या हो जाएगा? अनफ्रीज हो जाएगा. दैट इज 64,000. तो चार्जेबल गेन आ जाएगा आपको. यार एनुअल एग्जाम अमाउंट माइनस कर दें, बाद बच्चे यही सोचते रहते हैं. कर दो भाई, माइनस कर दो, टैक्सेबल गेन आ जाएगा. ठीक हो गया. Narrow is all about 104. बेटा 105 को देखें. मिस्टर ए परचेज लैंड फॉर 90,000. 130 में बेचा, 40 का गेन. देन ही परचेज डेप्रिशिएटिंग एसेट 175, जो बाद में 225 का बेचा. डिस्पोजल प्रोसीड, कॉस्ट, गेन, होल्ड ओवर. नया एसेट 225 का बेचा, ये इसकी कॉस्ट है. 50 का गेन आया. पुराना वाला अनफ्रीज हो गया, टोटल गेन हो गया 90, चार्जेबल गेन. 12,300 माइनस करूंगा तो टैक्सेबल गेन आ जाएगा. सो 77700 आपके पास क्या आ रहा है? टैक्सेबल गेन आ रहा है. The taxable gain is 77700.
दैट्स ग्रेट। तो दो रिलीफ होगी भैया हम दोनों, रोल ओवर रिलीफ का पता लग गया, होल्ड ओवर रिलीफ का पता लग गया। बात करते हैं गिफ्ट रिलीफ की, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह इनकॉर्पोरेशन रिलीफ की, तो रिलीफ इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट टॉपिक आ जाएगा चैटल्स का, दैट्स इट। देख लीजिए, तो बड़ा कैपिटल गेन के बाद एक बीच में छोटा सा टॉपिक आएगा टैक्स रिड्यूसर का। बाद ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जब आप उन इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं तो आपका टैक्स सेव होता है, तो टैक्स रिड्यूसर का एक छोटा सा टॉपिक है, देन इंशाल्लाह आईएसटी। कंडीशंस फॉर गिफ्ट रिलीफ, सेकंड लास्ट रिलीफ है जी, फिर तो बस इनकॉर्पोरेशन रिलीफ ही इंशाल्लाह। कंडीशंस, गिफ्ट रिलीफ की कंडीशन देखिएगा। डोनी मस्ट बी यूके रेजिडेंट, जिसे गिफ्ट मिल रहा है, डोनी कौन होता है? जो गिफ्ट लेता है, उसे यूके रेजिडेंट होना चाहिए। एसेट मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग, इन पांच में से कोई एक एसेट हो। सोल ट्रेडर पार्टनरशिप बिजनेस एसेट, अनकोटेड शेयर्स, कोटेड शेयर्स इन विच डोनर, डोनर वो है जो गिफ्ट देता है, एटलीस्ट 5% होल्डिंग। अगर कोटेड शेयर्स दिए जा रहे हैं, कौन से शेयर्स? कोटेड, तो जो डोनर है उसके पास एटलीस्ट कितनी होल्डिंग होनी चाहिए? 5%। अगर कोटेड शेयर्स दिए जा रहे हैं, कोटेड, तो जो डोनर है उसके पास एटलीस्ट 5% होल्डिंग होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, एसेट विच इज इमीडिएटली चार्जेबल टू आईएसटी, एसेट विच इज इमीडिएटली चार्जेबल टू आईएसटी। अगर हम जिंदगी में ट्रस्ट को गिफ्ट करते हैं तो एक सीएलटी होता है, इमीडिएटली चार्जेबल टू ट्रस्ट होता है, इमीडिएटली चार्जेबल होता है। तो एसेट विच इज इमीडिएटली चार्जेबल टू आईएसटी, उस पर भी गिफ्ट रिलीफ मिलता है, ये हम इंशाल्लाह इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। एसेट ऑन विच एपीआर इज अवेलेबल, एक ऐसा एसेट जिसपे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी रिलीफ अवेलेबल होता है, उस पर भी गिफ्ट रिलीफ मिलेगा। बेटा पॉइंट नंबर डी और पॉइंट नंबर ई के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इनहेरिटेंस का, ज्यादा नहीं, वेरी सून इंशाल्लाह आ जाएंगे इसमें। लेकिन आप लोगों को बेटा कंडीशंस फॉर गिफ्ट रिलीफ पक्की याद होनी चाहिए। डोनी जो गिफ्ट ले रहा है उसे यूके रेजिडेंट होना चाहिए, एसेट 5 में से कोई एक। इसके बाद देखेंगे नोट दैट a company qualifies as an individual person trading company if they own at least 5% of the voting rights. Yes. No relief is available for business asset used in an investment business or shares in an investment company. सर अगर जो कंपनी है वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, सर अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो सर फिर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। नो रिलीफ अवेलेबल फॉर बिजनेस एसेट जो कि इस्तेमाल कहां पे होगा? इन्वेस्टमेंट कंपनी। ओके, तो बेटा याद रखिएगा, कंपनी क्वालिफाइज एज एन इंडिविजुअल पर्सनल ट्रेडिंग, पर्सनल ट्रेडिंग कंपनी आपकी अगर है जिसमें एटलीस्ट 5% आपकी होल्डिंग है और आप उसके एम्प्लॉय, ठीक है जी, ये पर्सनल ट्रेडिंग कंपनी की बात हो रही है जो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। और एक छोटा सा पॉइंट ये कि अगर जो कंपनी है अगर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो फिर उसके शेयर्स पे कोई गिफ्ट रिलीफ नहीं मिलता। कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसके शेयर्स पे गिफ्ट रिलीफ नहीं मिलता। एग्जेम्प्ट एसेट, बेटा ये वो एसेट है जिसपे सीजीटी नहीं मिलता। एग्जेम्प्ट एसेट, कैश, अब्बा ने बेटे को कैश दे दिया, उस पर थोड़ी सीजीटी आएगी। ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, कार, कोई भी कार हो सीजीटी में नहीं आती। क्वालिफाइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड पढ़ा था हमने, वेंचर कैपिटल ट्रस्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, प्राइज बॉन्ड, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये हमारे पास क्या है? एग्जेम्प्ट एसेट्स है। बिजनेस एसेट बेटा प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, गुडविल है। नॉन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आता है। गिफ्ट रिलीफ,
गिफ्ट रिलीफ में आइडिया देता हूँ. हाउ गिफ्ट रिलीफ वर्क्स, प्लीज देखिए. हाउ गिफ्ट रिलीफ वर्क्स. देखिए, एक है डोनर, दूसरा है डोनी. बेटा डोनर वो है जो गिफ्ट देगा. कौन है डोनर? बोले जो गिफ्ट देगा. डोनी जो गिफ्ट लेगा. एक्चुअली डोनर जब डोनी को गिफ्ट देता है, यार टैक्स वाले इसको गिफ्ट लेते ही नहीं. टैक्स वाले कहते नहीं यार हमारे लिहाज से तो एसेट सेल हो गया. बे डोनर कह रहा है भाई गिफ्ट दिया है, गिफ्ट. टैक्स वाले कहते हैं यार हम न माने. टैक्स वाले कहते हैं हम न माने. टैक्स वाले कहते हैं डोनर जी हमारे लिहाज से तो एसेट सेल हुआ है. लिहाजा डोनर को कहते हैं बेटा एक काम करो, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट के इक्वल सेल प्रोसीड समझ लें आपको मिली है. सेल प्रोसीड जो कि एसेट की मार्केट वैल्यू के बराबर होगी. कॉस्ट माइनस कीजिएगा, चार्जेबल गेन आ जाएगा. अब डोनर को टैक्स वाले कहते हैं बेटा एक काम करो, चार्जेबल गेन में से एनुअल एग्जाम्पशन माइनस करके जो टैक्सेबल गेन आता है उसमें शामिल टैक्स दे दो. इफ नॉट तो गिफ्ट रिलीफ ले लो. अगर डोनर गिफ्ट रिलीफ लेता है, क्या लेता है? गिफ्ट रिलीफ. तो हुआ क्या? लेट्स से डोनर ने जो एसेट गिफ्ट किया डोनी को, उसकी मार्केट वैल्यू है 20,000. सो उसकी कॉस्ट थी 5,000, चार्जेबल गेन 15,000, इसने गिफ्ट रिलीफ लिया 15,000, जीरो आ गया. अब बेटा हमें डोनी के लिए बेस कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. ये मैंने अपने से वैल्यू अज्यूम किया. डोनी के लिए क्या करना पड़ेगा? बेस कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. देखिएगा बेस कॉस्ट फॉर डोनी. बेटा डोनी को जो एसेट मिला उसकी मार्केट वैल्यू ले आओ. मार्केट वैल्यू दी एसेट है 20,000. इसमें से लेस करते हैं गिफ्ट रिलीफ. आपके पास बेस कॉस्ट आ जाएगी 5,000. कल को डोनी जब इस एसेट को बेचेगा तो सेल प्रोसीड में से बेस कॉस्ट माइनस करेगा 5,000. दिस इज हाउ गिफ्ट रिलीफ वर्क्स. दिस इज हाउ इट इज. क्या बात? दिस इज हाउ इट इज. ओके, क्वेश्चन 106 देखें. Mr. J gifted an asset having market value 77,000 to his son for free. He purchased the asset for 47. Later son ने 98 का बेचा. सही देख लें, बहुत आसान. मिस्टर यहां ले लेते हैं. मिस्टर जे ने जब एसेट गिफ्ट किया तो उसकी मार्केट वैल्यू को सेल प्रोसीड ले लेंगे. डिस्पोजल प्रोसीड. $77,000 कॉस्ट 47. बेटा चार्जेबल गेन आएगा 30. इस चार्जेबल गेन में से आप
गिफ्ट रिलीफ माइनस कर दें, गिफ्ट रिलीफ अब बेस कॉस्ट निकालेंगे सन के लिए। बेस कॉस्ट फॉर सन, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट लें, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। बड़ा एसेट की मार्केट वैल्यू ले लें विच इज 77,000। इसमें से गिफ्ट रिलीफ माइनस कर दें। बेटा बेस कॉस्ट आ जाएगी 47,000। यू विल गेट द बेस कॉस्ट 47,000। अब सुनिएगा, सन ने बाद में ये एसिड कितने का बेचा है? 98। डिस्पोजल प्रोसीड, $98, बेस कॉस्ट 47। चार्जेबल गेन आ जाए 98,000 में से 47 माइनस कर दें, 51,000 का चार्जेबल गेन आ रहा है। $51,000 का चार्जेबल गेन आ रहा है। ओके, क्वेश्चन 107। Mr. J gifted an asset having market value 176 to his son for 46। क्या बात है? Mr. J gifted an asset having market value 176 to his son। बेटा जिस एसेट की मार्केट वैल्यू 176 है इन्होंने सन को गिफ्ट किया, लेकिन 46 में गिफ्ट किया। He purchased the asset for 39। अब्बा जी ने एसेट लिया था 39 का, बाद में सन ने उसको 250 में बेचा। लेकिन बेटा इस दफा याद रखिएगा, सन फ्री में नहीं ले रहा, बल्कि सन एक कंसीडरेशन पे कर रहा है, एंड दिस कंसीडरेशन इज एक्चुअली हायर देन व्हाट अब्बा जी हैज पेड। इफ अब्बा जी हैज रिसीव्ड excess amount than original cost, then excess amount reduces the gift relief। Repeat, अगर अब्बा जी ने बेटे से साहबजादे से जो पैसा लिया है वो ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा है, जितना एक्सेस अमाउंट है वो एक्सेस अमाउंट व्हाट इट डज, एक्सेस अमाउंट एक्चुअली रिड्यूसेस द गिफ्ट रिलीफ अमाउंट। तो जब भी एक ऐसी सिचुएशन हो जिसमें डोनर को डोनी से ज्यादा पैसा मिले एज कम्पेयर टू ओरिजिनल कॉस्ट, तो उससे गिफ्ट रिलीफ कम हो जाता है। सर कम पैसे मिले या ना मिले उसमें गिफ्ट रिलीफ कम नहीं होता। If consideration received is lower than or equal to original cost, then gift relief will not reduce. Logically, gift relief only reduces when consideration received from the donee is higher than original cost for the donor. तो जिसकी मार्केट वैल्यू 176 है, लिया कितने का था? 39 का। क्वेश्चन 107 यहां ले लो। डिस्पोजल प्रोसीड 176, कॉस्ट 39। सर गेन आ जाएगा, गेन
देखते हैं गेन कितना आता है। लेस करेंगे गिफ्ट रिलीफ। हमें गिफ्ट रिलीफ 137 से कम मिलेगा बिकॉज दिस टाइम वी हैव अ चार्जेबल गेन। ओरिजिनल कॉस्ट से जितना ज्यादा मिला है डिफरेंस इज चार्जेबल गेन। इन्होंने 46 लिया है बेटे से, ओरिजिनल कॉस्ट थी 39, तो 7 का चार्जेबल गेन। बेटा अगर 7,000 का चार्जेबल गेन है तो गिफ्ट रिलीफ 1,30,000 का बैलेंसिंग फिगर। ऑब्वियसली इसमें से एनुअल एग्जाम अमाउंट आप माइनस कर लें भाई, जीरो कर दें, वो उतना इशू नहीं। बस एक ही चीज सिखानी है इसमें, व्हाट इज दैट साहब, 12,300 तो मिल नहीं सकता ना, 7,000 ही मिलेगी। अगर डोनी से ली जाने वाली कंसीडरेशन ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा हो तो जितनी ज्यादा होगी वो चार्जेबल गेन होगा, और लॉजिकली उससे गिफ्ट रिलीफ कम होता है। अब बेस कॉस्ट पर सन अगर निकालें, बेस कॉस्ट पर सन, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट लें, so market value of the asset है 1,76,000, market value of the asset है 176, ले ली 176, गिफ्ट रिलीफ माइनस कर दो, $130, बेटा बेस कॉस्ट आ गई 46 जी, ऐसा ही लेटर सब ज्यादा ने 250 में बेच दिया, बहुत अलग सब ज्यादा चल रहा है। डिस्पोजल प्रोसीड, $250, बड़ा 250 में से बेस कॉस्ट माइनस करें, चार्जेबल गेन आ जाएगा 204,000, फिर एनुअल एग्जाम माइनस कीजिएगा, टैक्सेबल गेन आ जाएगा, डन है। अगर आप क्वेश्चन 107 को अच्छे से देखें तो इसमें गिफ्ट रिलीफ 100% नहीं मिला था, कुछ कम मिला था, क्योंकि आपने डोनी को फ्री में एसेट नहीं दिया था बल्कि डोनी से थोड़े पैसे लिए थे। बात करते थे पार्शियल क्लेम ऑफ गिफ्ट रिलीफ के। व्हाट इज दिस पार्शियल क्लेम ऑफ गिफ्ट रिलीफ? Partial claim of gift relief is not allowed. However, tax planning can be done by taking some consideration, some amount from donee, so gift can be converted into partial gift. So gift relief will also be partial. ऐसा हुआ था क्वेश्चन 107 में, अगर आप देखें हमने थोड़ी सी कंसिडरेशन ली थी डोनी से। सिंपली यार, अगर आप डोनी से कंसिडरेशन ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा लें तो लॉजिकली आपका गिफ्ट रिलीफ का अमाउंट कम हो जाता है। बाय डूइंग दिस डोनर कैन यूटिलाइज हिज एनुअल एग्जेम्प्ट अमाउंट। बाय डूइंग दिस, अगर डोनर के पास कोई ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस है तो डोनर अपने ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस को भी यूटिलाइज कर सकता है। इसके लिए डोनर को सिर्फ एक काम करना है, डोनी से कंसीडरेशन लेनी है, और वो कंसीडरेशन किससे ज्यादा होनी चाहिए? ओरिजिनल कॉस्ट से। इमिग्रेशन ऑफ द डोनी, द इमिग्रेशन ऑफ द, अच्छा ये वाला मैं थोड़ा पॉइंट क्लियर कर दूं, मुझे लग रहा है कि बाल बच्चों को पार्सल में इशू हो सकता है। एक छोटा सा पॉइंट देखिए, फॉर एग्जाम्पल
मिस्टर एक्स जो के फादर bought asset costing 40,000 5 years back. Now market value is 200,000. Mr. X is having brought forward capital losses 30,000. अच्छा, ये Mr. X wants to give this asset to his son in such a way that Mr. X can use annual exempt amount as well as brought forward capital losses. Comma, you are required to calculate how much consideration should be taken from son Dhoni. सर अब्बा जी बेटे को गिफ्ट करना चाह रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यार अब्बा जी कह रहे हैं देखो मेरी एनुअल एग्जामिशन वेस्ट नहीं होनी चाहिए, मेरे पास जो ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस हैं वो भी मैं यूटिलाइज कर लूँगा। बस वो कह रहे हैं सन से कितने पैसे लूँगे, दोनों चीज़ें यूटिलाइज हो जाए, बता देते हैं। नो इशू एट ऑल। बड़ा एसेट की मार्केट वैल्यू ले लें जो कि 2 लाख है, कॉस्ट 40। सेल प्रोसीड ले लेंगे इसको, क्योंकि जब गिफ्ट किया जाता है तो मार्केट वैल्यू को सेल प्रोसीड लेते हैं। कॉस्ट 40 है, गेन 1,60,000। ये बंदा अपनी एनुअल एग्जामिशन इस्तेमाल करना चाहता है 12,300। ये बंदा अपने ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस भी इस्तेमाल करना चाहता है। और ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस थे 30,000। तो लॉजिकली ये चार्जेबल गेन होना चाहिए। $1,60,000 माइनस 12,300 माइनस 1800। सो चार्जेबल गेन आ रहा है 11,770। गिफ्ट रिलीफ एग्जैक्टली चार्जेबल गेन के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सर खत्म बात, एनुअल एग्जेम्प्ट अमाउंट भी यूटिलाइज हो जाएगा और ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस भी यूटिलाइज हो जाएंगे। एक्चुअली हमने ये बताना है कि सन से कंसीडरेशन कितनी ली जाए और सन की बेस कॉस्ट क्या होगी। गिफ्ट रिलीफ का बदल लग गया, गिफ्ट रिलीफ बेसिकली कितना है 1,17,700। बताना ये हाउ मच कंसीडरेशन शुड बी चार्ज फ्रॉम द सन so that Mr. X can use his annual exempt amount as well as brought forward capital losses. ये लेंगे। So consideration from son actually बराबर है original cost plus annual exempt amount plus brought forward capital losses। अगर है इसके बराबर आप कंसीडरेशन ले लें सन से, बात बन जाएगी। बेटा देखिएगा ओरिजिनल कॉस्ट थी 40
Annual exempt amount 12,300. Brought forward capital losses 30. So 82,300. So logically, Mr. X should should take consideration from his son 82,300. देखिए इससे क्या होगा? बेस कॉस्ट फॉर सन निकालें. बेस कॉस्ट फॉर सन बेटा लॉजिकली बेस कॉस्ट फॉर सन जो है बराबर होना चाहिए कंसीडरेशन फ्रॉम सन के. मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ले लें. मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट इसमें से लेस कर दें गिफ्ट रिलीफ. बेटा गिफ्ट रिलीफ देख लें 1,17,700 बेस कॉस्ट वाली, जो कि डेफिनेटली 82,300 के बराबर. आप चेक कर सकते हैं. यस तो अगर कभी 2 मार्क्स का ऐसा कोई सवाल आ जाए या एग्जामिनर पूछ दे कि ऐसी क्या कंसीडरेशन डोनी से ली जाए, क्या हमारी एनुअल एग्जेम्पशन भी इस्तेमाल हो जाए, ब्रॉट फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस भी इस्तेमाल हो जाए, तरीका मैंने बता दिया आपको. अच्छा जी ये छोटा सा पॉइंट बताना जरूरी था. अब बेटा बात कर लेते हैं इमिग्रेशन ऑफ डोनी, जिसे गिफ्ट मिला था. देखिएगा जनरली to qualify for gift relief the recipient must be resident in UK at the time of gift, except for gifts of UK residential property. Non-UK residents पढ़ेंगे इंशाल्लाह. If the recipient of gift on which gift relief is given, sir recipient गिफ्ट रिलीफ का जो है, जो गिफ्ट का जो रेसिपिएंट है, एक ऐसे गिफ्ट का रेसिपिएंट जिसमें गिफ्ट रिलीफ लिया जा चुका है, immigrates from UK within 6 years from the end of the tax year in which the gift was made. जिस टैक्स ईयर में आपको गिफ्ट मिला है उस टैक्स ईयर के एंड के बाद विदिन 6 ईयर अगर आप यूके से इमिग्रेशन ले रहे हैं, द डेफर्ड गेन एट द टाइम ऑफ गिफ्ट विल क्रिस्टलाइज इज चार्जेबल ऑन द डोनी द डे बिफोर द इमिग्रेशन. तो बेटा जिस दिन आप यूके से इमिग्रेशन लेके बाहर जा रहे हैं उससे एक दिन पहले वो जो गिफ्ट रिलीफ है वो डोनी के लिए चार्जेबल गेन बन जाएगा और उसको टैक्स देना पड़ेगा. द डेफर्ड गेन एट द टाइम ऑफ गिफ्ट विल क्रिस्टलाइज एंड इज चार्जेबल ऑन द डोनी द डे बिफोर इमिग्रेशन. तफरीह नहीं चल रही है सर. आप एक ऐसे गिफ्ट के रेसिपिएंट हैं जिसपे डोनर गिफ्ट रिलीफ ले चुका है. अब बेटा अगर आप जिस साल आपको गिफ्ट मिला है उस साल के एंड के बाद विदिन 6 ईयर अगर आप यूके से इमिग्रेशन लेके बाहर जा रहे हैं तो 1 डे बिफोर इमिग्रेटिंग फ्रॉम यूके सर आपका गिफ्ट रिलीफ वाला अमाउंट चार्जेबल हो जाएगा, उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा. एक्सेप्शन टू द रूल where the donee goes overseas to take up full-time employment abroad, our chargeable gain will not crystallize on the departure from UK provided they resume their status as UK resident within 3 years. 3 साल के अंदर आ जाएगा. They have not disposed of the asset whilst abroad and abroad में रहते हुए इन्होंने asset को नहीं बेचा. दोनों बातें बुरी होनी चाहिए. Condition 1 and 2 both must be met. बोथ एंड लिखा जी दोनों आएंगे. बेटा अगर दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तो एक्सेप्शन टू द रूल है आपको यूके से डिपार्चर के वक्त गिफ्ट रिलीफ पे टैक्स नहीं देना. तो वे द डोनी गोज ओवरसीज टू टेक अप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, अ चार्जेबल गेन विल नॉट क्रिस्टलाइज ऑन हिज डिपार्चर फ्रॉम द यूके प्रोवाइडेड
They resume their status as UK resident within 3 years and they have not disposed of the asset whilst abroad. So question 108 पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करके 108 आप खुद करें क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ. Mr. K gifted an asset having market value 96,000 to his son. He purchased this for 27,000. Son ने उसको 125 में बेचा. Mr. K wants to utilize brought forward capital losses 4,000 और annual exemption as well. तो हमें सिंपली ये बताना है कि मिस्टर के कितना पैसा ले अपने सन से एज कंसीडरेशन, ताकि मिस्टर के जो दो ऑब्जेक्टिव है एनुअल एग्जेम्पशन बेस्ड ना हो और ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस भी यूज हो, वो दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए. सब ऐसे ही होगा थोड़ी देर पहले जो कराया था, देख लो इसको. मिस्टर के की अगर बात करें तो मिस्टर की जो मार्केट वैल्यू है उसको सेल प्रोसीड ले लेंगे. जो मार्केट वैल्यू उसको सेल प्रोसीड ले लेंगे. द सेल प्रोसीड इज 1 लाख और 96,000. कॉस्ट है जी 27. गेन आ जाएगा 96 में से 27,000 माइनस कर. बेटा गेन आ रहा है 69,000 का. गेन कितने का आ रहा है? 69,000. इसमें से एनुअल एग्जेम्प्ट अमाउंट माइनस कर दो. $12,300. ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस माइनस कर दो. से 69 में से 12,300 माइनस करें, 4,000 के ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस माइनस करें, you will get 52,700. चार्जेबल गेन, इसका मतलब है जो गिफ्ट रिलीफ होना चाहिए वो 52,700 के बराबर होना चाहिए. यहाँ देखिए, इसमें से अगर मैं गिफ्ट रिलीफ माइनस कर दूं, अब बेटा याद रखिएगा जो गिफ्ट रिलीफ होगा दैट इज 52,700. सन के लिए अगर बात करें तो पहले आपको बेस कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट. बेटा एसेट की मार्केट वैल्यू है 96. इसमें से आप लेस करें गिफ्ट रिलीफ 52,700. 96,000 में से अगर मैं 52,700 माइनस कर दूं, बेस कॉस्ट आती है 43,300. बेस कॉस्ट कितनी आ रही है? 43,300 आ रही है. आगे भी बेस कॉस्ट 43,300. और सुनिएगा बेस कॉस्ट कितनी आती है? दैट इज 43,300. आगे भी बेस कॉस्ट. अब कल को सन ने ये जो एसेट बेचा है 125 का, उसमें से बेस कॉस्ट कितनी माइनस करेंगे? 43,300 माइनस कर देंगे. यहां लिख रहा हूं भाई, प्लीज आप बिल्कुल तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा. सन ने 1,25,000 का बेचा है और बेस कॉस्ट है 43,300. $1,25,000 माइनस 43,300 दैट इज 81,000. तो सन के लिए चार्जेबल गेन आ रहा है दैट इज 81,700. तो सिंपली जी गिफ्ट रिलीफ में अगर आप डोनी से कंसीडरेशन ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा लें तो एक बड़ी अच्छी टैक्स प्लानिंग की जा सकती है जिसमें डोनर अपना ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस भी इस्तेमाल कर सकता है और एनुअल एग्जेम्पशन को भी इस्तेमाल कर सकता है. तो
बेटा अभी भी एक खाली रिलीफ बाकी है, इनकॉर्पोरेशन रिलीफ. लेट अस सी द लेंथ ऑफ द वीडियो. ओह नो, यस, बिग इनफ. सर नेक्स्ट क्लास वाला ने चालू इंशाल्लाह इनकॉर्पोरेशन रिलीफ और चैटल्स दोनों को डिस्कस कर लेंगे और हमारा कैपिटल गेन इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा. तो दैट वुड बी ग्रेट इंशाल्लाह. बेटा लेकिन प्लीज आपने प्रॉपर रजिस्टर बनाना है. आप में से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले कभी भी सीबी पेपर नहीं दिया, उनसे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है वो एक्सेल पे, इनफैक्ट ACCA का जो सीबी का प्लेटफॉर्म है वहां प्रैक्टिस करें, जो कि बिल्कुल आपके लिए एक्सेसिबल है. आप तमाम स्टूडेंट के लिए वो सीबी प्लेटफॉर्म ACCA का एक्सेसिबल होता है. आप उसमें जाके प्रैक्टिस करें, वो ज्यादा बेहतर. बट इट इज हाईली एडवाइजेबल कि वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले सीबी नहीं दिया, वो प्लीज एक्सेल पे प्रैक्टिस करें और अपनी टाइपिंग स्पीड मुनासिब करें. और बाकी बेटा याद रखिएगा, देखिए पास बेटा वही बच्चे होते हैं जिनको अपने पास होने का यकीन होता है. पास वही बच्चे होते हैं जिन्हें अपने पास होने का यकीन होता है. पास होने का यकीन उन्हीं को होता है जिन्हें दुनिया में कुछ अच्छा कर दिखाने का यकीन होता है. कुछ अच्छा कर दिखाने का यकीन उन्हीं को होता है जिन्हें अपनी सक्सेस का यकीन होता है. अपनी सक्सेस का यकीन उन्हीं को होता है जिन्हें सक्सेस की बहुत जरूरत होती है. सक्सेस की जरूरत उन्हीं को होती है जिन्होंने अपने लिए, अपनों के लिए कुछ करना होता है, और जिन्होंने अपने लिए, अपनों के लिए कुछ करना होता है, उन्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता. वो लोग 12 घंटे की नींद नहीं करते. वो लोग आसान रास्ता जिंदगी गुजारने का चूज नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर हम 10 से 12 घंटे सोएंगे तो शायद हम अपने लिए और अपनों के लिए कुछ ना कर पाए. और आज अल्लाह ने जो आपको और मुझे जिंदगी दी है, तो बड़ा याद रखिए आज आपके हाथ में क्या आपने अपने लिए और अपनों के लिए कुछ करना है या नहीं करना. या तो एक्सक्यूजेस पे जिंदगी गुजार दो, या अपने आप को यकीन दिलाओ कि एक्सक्यूजेस आर इनवैलिड, मुझे आगे बढ़ना है. क्योंकि याद रखिएगा बेटा, आपको सक्सेस की बहुत जरूरत है. हम जब तक कामयाब नहीं होते, हम अपने लिए, अपनों के लिए कुछ नहीं कर पाते. और हमारी कामयाबी में जो हर्डल होती है ना, वो हम खुद होते हैं. वो हमारा एटीट्यूड होता है, वो हमारी थिंकिंग होती है. तो याद रखना बेटा, आपको कामयाब होने से जिसने रोका है ना, वो आप खुद हैं. वो आपका एटीट्यूड है. जिस दिन आपने नींद के घंटे कम कर दिए, जिस दिन आपने अपना एटीट्यूड चेंज कर दिया, जिस दिन आपने कहा नहीं यार मेहनत का रास्ता अख्तियार करेंगे और अपने टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत आगे बढ़ोगे. क्योंकि याद रखिएगा बेटा, आज आपके पास टाइम है कुछ कर दिखाने का, अपने लिए और अपनों के लिए.
वरना बेटा ये वक्त बड़ा जालिम है, ये किसी के लिए नहीं ठहरता। बड़े बड़े आए और चले गए। तो दुनिया में आने और जाने के दरमियान का जो गैप है ना, मामला उसका है बॉस। उसी के अंदर हमने अपने लिए और अपनों के लिए कुछ करना है। तो मेक श्योर कि आपकी सक्सेस के अंदर जो हर्डल है वो आप खुद है। आज से नींद के घंटे कम करें और पॉजिटिव सोच रखें। जो पॉजिटिव सोच रखते हैं उनके साथ पॉजिटिव चीजें ही होंगी। और अपना सर्कल भी चेंज करो। इफ इन योर सर्कल यू हैव नेगेटिव पीपल, दे हैव नेगेटिव थिंकिंग, चेंज द सर्कल। ऐसे लोगों में बैठना शुरू करें जो पॉजिटिव थिंकिंग के मालिक हैं, जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जो ये बिलीव करते हैं कि इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। तो बेटा नेगेटिव लोगों से बाहर निकलें। लोगों को लकी कह के अपने आप को तसल्ली देने से बाहर निकलें। किसी की सक्सेस को देख के उसको लकी कह के अपने दिल को यकीन दिलाना और इस तरह से जिंदगी गुजारने से बाहर निकलें। ऐसे सक्सेस नहीं मिलती, ऐसे सक्सेस नहीं मिलती। आपने कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है अपने लिए और अपनों के लिए। उसके लिए बेटा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। एक्सक्यूजेस पे जिंदगी मत गुजारिएगा कि मैं ऑफिस से आके थक जाता हूं सर, हिम्मत नहीं होती। आज हिम्मत कर लो बेटा, आने वाला टाइम बहुत अच्छा गुजरेगा। आज हिम्मत नहीं की, आने वाला टाइम बहुत मुश्किल गुजरेगा। आपके हाथ में आने वाला वक्त मुश्किल बनाना या आसान बनाना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस। अस्सलाम वालेकुम।